अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत हैं। इससे पहले हमजा शहबाज आज अदालत में जब पेश हुए हैं नैब के मामलात के हवाले से, तो उन्होंने बेंच पर भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है और साथ ही साथ आज उन्हें कल फिर दोबारा से बुलाया गया है। लेकिन जो अदालत का माहौल था वो कुछ ही देर पहले आपने हेडलाइंस में भी देखा कि वो कला के इकट्ठे बोलने पर अदालत ने बरहमी का इजहार भी किया। उससे पहले मियाँ शहबाज शरीफ को भी, जिन्हें इस वक्त कहा जा रहा है कि वो बीमारी के सिलसिले में, अपने इलाज के सिलसिले में लंदन में मौजूद हैं, लेकिन नैब ने आज मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो वहाँ लंदन की सड़कों पर घूम रहे हैं। उनके तमाम तर टेस्ट और इलाज पाकिस्तान में मुमकिन है और उन्हें वापस बुलाया जाए। और अब वो 13 जून को अदालत में पेश होंगे, क्योंकि अदालत ने अहकामात जारी कर दिए हैं। 11 जून को उनके वतन वापसी की बात हो रही है, जिस दिन पाकिस्तान में बजट भी पेश किया जाना है। और साथ ही साथ नैब ने इस्लामाबाद में लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया है, जिसमें उनका नाम ECL से निकालने के अहकामात थे। ये चैलेंज पहले भी हुआ, लेकिन इतराज़ लगाकर उस दरख्वास्त को वापस किया गया था। नैब के मामलात के हवाले से अब बात करें तो एक और जो मामला बैंकिंग कोर्ट का है, और जिस पर बैंकिंग कोर्ट अदालत इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब के केस को, उसको भी चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, उस फैसले को कि वहाँ से मुंतकली केस जो है। तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे इस वक्त, और आज यौम तकबीर भी है, इस पर भी बात होगी। शौकत बसरा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हमारे साथ मौजूद हैं। नज़ीर लगारी साहब सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार एडिटर इन चीफ बोल हमारे साथ मौजूद हैं। लगारी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। बसरा साहब आपसे आगाज़ कर लेते हैं। केसेस अदालतों में चल रहे हैं, अदालतों ने ही रिलीफ दिया है, अदालतें ही वापस बुला रही हैं, लेकिन बहरहाल जो एतराज़ हुआ वो हमजा शहबाज नैब के चेयरमैन के हवाले से कर रहे थे कि उन्होंने जिस किस्म की बात की कि हुकूमत गिर जाती अगर वो वज़रा के ख़िलाफ़ कर लेते। अब उनके यही एतराज़ हैं कि अगर ये सारे मामलात इसी तरह से चलें तो ये इंतकाम है और कुछ नहीं है। हमजा शहबाज भी अभी ये गुफ्तगू कर रहे थे जब अदालत में पेश हुए हैं। भाई बात यह है कि जो जावेद चौधरी साहब के इंटरव्यू के बाद एक हंगामा खड़ा हुआ है और एक तनाज़ा खड़ा हुआ है चेयरमैन नैब के हवाले से, और दूसरा जो वीडियो रिलीज़ हुई है और ऑडियो आई है चेयरमैन नैब की, उसके बाद कुछ चीज़ें कंट्रोवर्शियल हुई हैं। बिल्कुल उसके ऊपर एक प्रोब होना चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, असल हक़ाइक़ सामने आनी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें साबित होती हैं तो ज़ाहिर है उसके मुताबिक फिर चेयरमैन नैब ने फैसला लेना होगा कि सच क्या और झूठ क्या है। लेकिन मैं तो एक बात जानता हूँ, मेरे ख्याल में फाइनल राउंड शुरू हो गया ईद के बाद, जिसे कहते हैं ना कि तबल जो है बच चुका है, अब मैदान लगने वाला मैदान लगा हुआ है। ईद के बाद मैं आपको अपनी ऑब्जर्वेशन दे रहा हूँ बतौर एक सियासी जमात के स्पोक्स पर्सन के भी और एक सियासी कारकुन के भी। बात यह है कि तीनों घर, लगारी साहब मेरे बड़े हैं, वो बैठे हुए हैं, मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ और जरदारी साहब, तीनों पैसे देना चाहते थे। तीनों चाहते थे कि हमने जो पैसे, हमारे पे एलिगेशंस हैं, हम पैसे वापस करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो रसीदें नहीं दे रहे थे। मेरी बात को आप समझ रहे होंगे। वो चाहते ये हैं कि जैसे माजी के अंदर NRO हुए, माजी के अंदर चीज़ें अंडर द कारपेट हुई, उसी तरह कर लिया जाए, हम पैसे किसी और कंट्री के ज़रिए दे दें, उन पैसों को शो ना किया जाए, तो हमारी जान छोड़ दी जाए और हम जाकर अपना आखिरी वक्त अल्लाह अल्लाह करें और जाके लंदन में गुजारें। ये है वो असल हकीकत, जिसके बाद अब आपको माहौल गर्म नज़र आ रहा है। और माजी में क्या होता था? माजी में ये होता था कि अपनी हुकूमत बचाने के लिए आखिरी ये कर ली जाती थी कि जी ठीक है, आप हमें 5 साल हुकूमत करने दें, आप NRO भी ले लें, आप सारी चीज़ें भी ले लें और नीचे चले जाएं। मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ईद के बाद फाइनल राउंड शुरू हो रहा है, क्योंकि ये जो डील करना चाहते थे, जो डील लेना चाहते थे, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बिल्कुल कैटेगोरिकली ये कह चुके हैं कि कोई डील नहीं होगी, कोई डील नहीं होगी। ये कहते थे हमसे पैसे वापस ले लें, लेकिन उनको शो ना करें, रसीदें ना दें। उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें उसके आगे थी। अब देखना यह है कि ईद के बाद, क्योंकि अब इनके पास कोई रास्ता बचा नहीं है। सही। अब अगर प्राइम मिनिस्टर जो है इमरान खान, उनको ये बात अजीज़ हो, चलें ठीक है, हम इनको छोड़ देते हैं, ये बाहर चले जाएं, मैं चुप करके अपनी 5 साल हुकूमत पूरी करूँगा, ऐसा हरगिज़ नहीं है। इमरान खान प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का ये कहना है कि अब नहीं तो कभी नहीं, जिस मुल्क को लूटा है अब उसको फेस करना है, उसको ट्रायल होना है, पैसे वापस करने हैं। अब ईद के बाद देखें 2 बड़ी जमातें हैं। अभी भी मैं आपको और ख़बर भी दे दूं,
ये दोनों जमातें बाकी 3-4 जो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं जमात इस्लामी उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। सही, ये दोनों जमातों के लिए आपने बात की अब इमरान खान साहब ऐसा कुछ नहीं करना चाह रहे हैं। मैं आपसे इसका भी जवाब लेता हूं कि इमरान खान साहब किस हैसियत में वो नहीं कर रहे हैं। लगारी साहब, अदालतों में केसेस, मैंने आगाज़ किया, अदालतों में जब केसेस हैं तो इमरान खान साहब कैसे किसी भी तरह का एनआरओ कर सकते हैं? क्या कोई ऐसी चीज़ हो सकती है, कोई डील के मामलात, अगर कोई डील होनी भी है नैब के साथ, तो क्या प्ली बार्गेन की अभी भी मामलात क्या चल नहीं रहे हैं, उसका कानून तो अभी भी तब्दील नहीं हुआ, तो ये फिर कैसे मुमकिन है कि खान साहब उन चीज़ों को रोक सकें और अदालतों के अंदर चलने वाले मामलात पर कुछ असरअंदाज हो सकेंगे? वो क्या? एक तो ये है कि डील के बारे में बसरा साहब जो बता रहे हैं, कबलजी खानपुर में यहाँ बल्कि घोटकी में महर के एक जलसा था जिसमें इमरान खान साहब कह रहे थे कि ठीक है जी, आपको अगर ऐसे तो नहीं तो आपको हम नहीं छोड़ेंगे, अगर आपको अपनी जान छुड़ानी तो पैसे दे दें और चले जाएं। तो एक तो डील की इस तरह से कोई ऑफ़र लग रही थी, हमें नहीं पता कि वो डील की ऑफ़र थी या क्या चीज़ थी। इस तरह की कुछ वज़रा भी इस तरह की बातें कर रहे हैं। यही बात उन्होंने वज़ीरिस्तान में भी की थी एक जलसे के अंदर। जी, उन्होंने ये बात की थी और उनके वज़रा ने भी ऐसी बातें की थी। शायद वो बसरा साहब बात बता रहे हैं कि जी अब उनका चेंज हो गया है और अब वो अपना माइंड दूसरी तरफ कर रहे हैं। मुझे नहीं पता है कि जनाब नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब को डील कर रहे हैं या डील के लिए अप्रोच कर रहे हैं या किससे कर रहे हैं, हुकूमत से कर रहे हैं, नैब से कर रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट से कर रहे हैं, या कोई और फोरम है जहाँ पर ये डील की चीज़ें वो लेकर जाना चाहते हैं, या हुकूमत से कोई डील करना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इस तरह की बातें हम सुनते रहते हैं। हम तो वो फिगर भी सुनते रहते हैं कि जी इतना फ़िगर जो है वो तय हो गया, इतने फ़िगर पर फ़लाँ की और इतने फ़िगर पर फ़लाँ की जो है वो बात हो गई है, तय हो गई है। अच्छा, थोड़ी दिन के लिए ये होगा, गिरफ़्तार किया जाएगा, फिर उसके बाद फ़लाँ चीज़ हो जाएगी। तो रूल ऑफ लॉ हमारे यहाँ वैसे भी मजाक ही रहा है और किस तरह से माजी में कुछ होता रहा है। हम किन चीज़ों का रोना रोएं, किस चीज़ की बैठकर बात करें। क्या होता है कि जब फ़ोन किया जाता है और सैफुर रहमान जब कह रहा होता है एक जज को कि हाँ जी आपने इतनी सज़ा सुनानी है, वो कह रहे हैं कानून में इस तरह की पोजीशन है नहीं, हम सुना नहीं सकते। उन्होंने कहा भाई छोड़ें, बड़े साहब नाराज़ हो जाएंगे, वो कह रहे हैं कि इतनी सज़ा सुना दें और फिर वो सज़ा सुनाई भी जाती है, फिर वो सारा टेप भी आते हैं। तो हमारा माजी कोई अच्छा नहीं रहा है। हमारा मुख्तलिफ़ इदारों की तरफ से हमने बहुत सी मायूस कन सूरत हाल देखी है। अभी नैब को इन क्वेश्चन किया गया है और नैब ने तो अभी ख़ुद अपना उसका एहतसाब होना है कि ठीक है जी, उन्होंने कह रहे हैं कि जी फ़लाँ ने साजिश की, कोई कह रहा है हुकूमत ने साजिश की, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं अपोजिशन ने साबित की, कोई किसी का नाम लेता है, कोई किसी का नाम लेता है। लेकिन ये बात तो बताएं ना कि ये जो चीज़ें हैं, जो विजुअल है जी हाँ, वो हैं या नहीं है, वो ठीक है कि नहीं है, जो ऑडियो है वो ठीक है कि नहीं है, और ऑडियो में जो जुमले कहे जा रहे हैं वो उनके अदा किए हुए हैं या नहीं अदा किए हुए हैं, इन बातों पर बात की जाए। साजिश तो ठीक है, साजिश तो पता नहीं कितने लोग कर रहे होंगे और कौन कौन लोग कर रहे होंगे, लेकिन क्या ये अगर कोई ट्रैप था तो क्या इस ट्रैप में फंसने वाली शख्सियत वही खुद थे या आवाज़ उनकी है, ये विजुअल उनका है? अगर उनका है तो फिर क्या जवाब बाकी रह जाता है आपको? आप किसी भी सतह पर फिर किसी के भी एहतसाब के वो नहीं है, आप उसके आईनी आपका दायरा ख़त्म हो जाता है। अगर आप पर कोई क्वेश्चन आ गया है तो पहले तो इन बातों को तय होना चाहिए। बहुत सी चीज़ें हैं जिनको तय होना चाहिए। बहुत से इदारे अपनी हुदूद फलांग कर जाकर काम लेकिन करते हैं। वो तो अभी कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की अब हुकूमत में, उन्होंने कहा अब नहीं तो कब, हम नहीं तो फिर कौन, कि वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि अभी फिर जो है वो कौम का पैसा लूटने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन वो कैसे होगा बसरा साहब कि अगर अदालतें केस में चल रहे हैं, नैब की अदालत में केस चल रहे हैं, नैब उस पर तफ्तीश कर रहा है, तो वज़ीर आज़म साहब पे क्या फिर असरअंदाज हो रहे हैं उस पर? वो तो फिर अपोजिशन की बात ठीक निकली कि वो कह रहे गठ जोड़ है, अगर वज़ीर आज़म साहब ये सारा काम करेंगे तो। मुदस्सर भाई, आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल रेज़ किया और आपको ये करने भी चाहिए थे। ये कानूनी बातें हैं, टेक्निकल बातें हैं। देखिए, एक नज़ीर लगारी साहब ने जो बात की, मैं उसका जवाब दे लूँ फिर आपकी तरफ आता हूँ। लगारी साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। जो पुराना पाकिस्तान था, जो आज से 9 महीने पहले वाला पाकिस्तान था, बिल्कुल उसमें रात के अंधेरे में डीलें भी हुई, वहाँ पर 5-5, 10-10 साल के माहदे भी लिखे गए। इसके बावजूद कि मियाँ साहब बाहर बैठकर
खाना काबा में बैठकर कहते रहे कि मेरी कोई डील नहीं हुई, कोई मेरा माहिदा नहीं हुआ। बाद में निकल आया, पहले 5 साल कहते रहे, फिर 10 साल का हुआ। इसी तरह ये जो आप जज साहब की बात की, मलिक अब्दुल क़य्यूम की ये बात नज़ीर लगारी साहब कह रहे हैं, और सेनेटर एहतसाबुर रहमान, चले सैफुर रहमान कह लें, वो बाकायदा डायरेक्शन देते थे कि मियाँ शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि ये इतनी सज़ा दे दें, मियाँ नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं इतनी सज़ा दे दें। मियाँ शहबाज शरीफ की भी टेप मौजूद है जिसमें वो कह रहे हैं कि जरदारी साहब को छोड़ना नहीं है। माजी में ये सारा कुछ हुआ है, इसलिए अब अजीब लग रहा है। मैं आपको अर्ज़ करूं, फिर मैं कहूँ, हाँ अब आपकी बात पे आता हूँ कि जो कहा कि जी एक जलसा किया सिंध में, एक जलसा किया वज़ीरिस्तान में, तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा पैसे दे दें और आप अपनी ऐश करें, जाएँ जहाँ जाना है आपने, बिल्कुल कहा। अब रुकावट कहाँ पे है? अब मैं आपको आपका सवालों के जवाब दे देता हूँ। देखिए, जो नैब के कवानीन हैं उसमें आप मुल्ज़म हो, उसमें आप मुजरम हो, किसी स्टेज पे भी आप उनसे प्ली बार्गेन कर सकते हैं, उनको आप उनके साथ बार्गेन करके अमाउंट उनको दे सकते हैं, ये कोई कदगन नहीं है, इसमें हुकूमत का कोई लेना देना नहीं है। जब अब आप रोल हमारा कहाँ से शुरू होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये प्ली बार्गेन ये कर रहे थे, अब मैं चले बात आगे भी खोल देता हूँ, ये प्ली बार्गेन कर रहे थे मलिक रियाज साहब के ज़रिए तीनों। अच्छा, और वहाँ पे मुद्दा क्या रखा जा रहा था? हाँ सुन ले मेरी बात, अब सुन ले, मैं अब बात और खोल देता हूँ। मुद्दा क्या रखा जा रहा था कि हम पैसे देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम टेबल पे नहीं देंगे, हम ब्लैक एंड वाइट नहीं देंगे, हम रसीद नहीं देंगे, पता नहीं चलना चाहिए। जब ये बात बाहर निकली, अब ये मेरे पास तो चिड़िया नहीं है ना चुड़ैल है, जब ये बात बाहर निकली तो उसके ऊपर ये कहा गया नो नेवर, ये कभी नहीं होगा। अब आपने जो करना है वो बिल्कुल दिन के उजाले में होगा, आपको अपना कसूर मानना होगा, आपको कौम के सामने माफ़ी मांगनी होगी, उसके बाद आगे बात चलेगी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें हुकूमत का रोल नहीं है। हुकूमत ने ये स्टैंड ज़रूर लिया है, प्राइम मिनिस्टर ने ये स्टैंड ज़रूर लिया है कि मैंने कहा था कि मैं जब हुकूमत में आऊँगा किसी चोर डाकू को नहीं छोड़ूंगा, जिसने पाकिस्तान में करप्शन किया सबको हिसाब देना पड़ेगा। सो हुकूमत नजरअंदाज नहीं हो रही है मेरे भाई, हम इस बात पे ज़रूर स्टैंड है हमारा कि हम कोई डील अंडर कारपेट नहीं होने देंगे जिसमें हुकूमत का दखल हो। और दूसरी बात, मैं बिल्कुल लगारी साहब की बात से एग्री करता हूं कि ये जो जावेद इकबाल साहब वाला इंटरव्यू, जावेद चौधरी साहब वाला, और ये जो वीडियो और ऑडियो लीक्स हुई हैं, इससे पहले का जस्टिस जावेद इकबाल, मैं समझता हूं कि तारीख में मैंने इतना तकड़ा, इतना ज़बरदस्त बंदा नहीं देखा जिन्होंने बिल्कुल उनको डराया गया, धमकाया गया, लेकिन उन्होंने उन लोगों को जिनको मुकद्दस गाय कहा जाता था, हॉलीकॉस्ट कहा जाता था, उनको पकड़ा, जेलों में डाला, पैसे लिए, लेकिन यहाँ आके अब उनकी अखलाकी पोजीशन कमज़ोर हो गई है। मैं बिल्कुल बबांगे दोहल कह रहा हूँ, जस्टिस जावेद इकबाल साहब को फिल फॉर किसी ना किसी कोर्ट में जाना चाहिए, कोर्ट में, मेरी बात पूरी मुकम्मल कर लूँ, कोर्ट में जाना चाहिए ताकि ये सारी चीज़ें क्लियर हों। अगर तो झूठी हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो और पूरी कौम के सामने हो। अगर बात सच्ची है तो मेरे भाई जस्टिस जावेद इकबाल साहब को फिर खुद सोचना चाहिए उन्हें क्या फैसला लेना है। हारिस नवाज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बात तो लंबी थी लेकिन वक्त भी कम हो रहा है। हारिस नवाज साहब, यौम तकबीर और एटमी धमाके, बहुत ज़्यादा क्रेडिट मियाँ नवाज शरीफ साहब क्योंकि उस वक्त दौरे हुकूमत उनका था, और पाकिस्तान आप समझते हैं कि इस वक्त वाकई वो सलाहियत अपनी रखता है कि किसी भी किस्म का पाकिस्तान को किसी भी दुश्मन से कोई ख़तरा नहीं है? आई थिंक मुदस्सर, पाकिस्तान इस वक्त बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, ख़ास तौर पे न्यूक्लियर पावर जो हमारे पास है उसकी वजह से, और उससे बहुत हम आगे निकल चुके हैं। क्योंकि जब जिस वक्त ये धमाके हुए थे 1998 में, उसके बाद से लेके पाकिस्तान के साइंटिस्ट ने बहुत तरक्की की है, हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी बहुत हो गई है। क्योंकि अगर आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और डिलीवरी मीन्स नहीं हैं तो उनका कोई फ़ायदा नहीं है। और ख़ास तौर पर डिलीवरी मीन्स हमने अपने मिसाइल टेक्नोलॉजी में लेकर आए हैं। हर रमा हमने इसको इम्प्रूव किया। हमारी जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो इंडिया से बहुत बेहतर है। उनके अक्सर मिसाइल टेस्ट जो हैं वो नाकाम हुए हैं, और हमारे पास इंडिया के एक एक इंच के ऊपर जहाँ मर्जी चाहें हम वहाँ पर डिलीवर कर सकते हैं और इंडिया को तबाह कर सकते हैं। लेकिन हमारा एम है न्यूक्लियर वेपन जो हमारे वो पीसफुल पर्पज़ के लिए हैं, देयर फॉर डिटरेंस, और एज ए लास्ट रिजॉर्ट हम कभी इस्तेमाल करना पड़ेंगे तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ वी डोंट बिलीव। और इसीलिए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हमेशा ये पैगाम दिया है, अमन का पैगाम दिया है कि हम चाहते हैं
कि अपने हमसाया मुल्कों के साथ बैठ के मुज़ाकरात करें, मसाइल का हल निकालें और इस यहाँ पर इकनॉमिक तरक्की करें, जो कि इंडिया की नहीं है। आपके सामने अभी जो ये ओथ टेकिंग सेरेमनी हो रही है नरेंद्र मोदी की, इंटेंशनली उन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट नहीं किया है। इससे पता लगता है कि उनका कितना विंडिक्टिव एटीट्यूड है, कितने पाकिस्तान मुसलमानों के दुश्मन हैं और कश्मीर में जो जुल्म बर्बरियत कर रहे हैं इसको कोई भी माफ़ नहीं कर सकता। तो हम इस वक्त हम इन अल्लाह के फजल से बहुत स्ट्रॉन्ग, और इसी वजह से दुश्मन का नैरेटिव, हमारे दुश्मनों का नैरेटिव है कि पाकिस्तान को खुदा न खास्ता छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर दो और फिर पाकिस्तान की फ़ौज और अवाम को एक दूसरे से दूर कर दो और पाकिस्तान को कंट्रोल कर लें, जो इंशाल्लाह पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की अवाम और हमारी फेडरेशन दिन ब दिन स्ट्रॉन्ग हो रही है, हम इसको नाकाम बनाएंगे। फिफ्थ जनरेशन वॉर जो है वो बहरहाल पाकिस्तान मजबूत उसमें होने की बड़ी ज़्यादा ज़रूरत है। लगारी साहब, प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है। ये नवाज शरीफ साहब वाकई इतनी जुर्रतमंदाना उस वक्त ये इकदाम उन्होंने किया, या ये कोई प्रेशर था, या इंडिया के धमाकों के बाद उनको करना था? कोई कहानी सहाफ़त की आपके नज़र में, कोई आपके जहन में है? मैं कहता हूँ कि ये उस वक्त उनका अपना ऑप्शन था, उनने ये ऑप्शन लिया। वो नहीं भी ले सकते थे, उनके दोस्त उनको मशवरा दे रहे थे, उनके बहुत क्लोज साथी उनसे कह रहे थे कि नहीं धमाका नहीं करें, लेकिन उन्होंने धमाका किया। और धमाका करने के बाद पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहिए था। हमारी बदनसीबी ये है कि हम आगे नहीं बढ़ सके। हमें माशी तौर पर स्ट्रांग होना चाहिए था, हम नहीं हो सके। हम बहुत सी चीज़ों में बहुत पीछे रह गए और उनकी वजूहात अब उसका जिक्र करना जो है उसका वक्त नहीं है। बिल्कुल, ये बहरहाल जो आप बात कर रहे हैं कि एक तरफ पाकिस्तान दिफाई सलाहियत में मजबूत, माशी तौर पर भी उसी तरह से एक ताकत बनता है जिस तरह से एटमी ताकत बनाए, तो उसकी जानिब किस वक्त हुकूमतें क्या कोशिश करती हैं, ये अब अगले आने वाले प्रोग्राम्स में भी हम डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। हारिस नवाज साहब, आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम से मुदस्सर इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।